पॉलीसैकेराइड्स एक्सोसाइटोसिस हो रही है, मतलब सेल से चीजें बाहर जा रही है, और इसको हम कहते हैं सेल वोमिटिंग, सेल वोमिट कर रहा है, या सेल एक्सक्रीटिंग, सेल एक्सक्रीट कर रहा है। ये तीनों चीज, इट इज स्टिकी, स्टिकी जेल लाइक। ये एक लेयर होगी, ये दूसरी लेयर होगी, एक लेयर होगी हाइड्रोफिलिक, दूसरी होगी हाइड्रोफोबिक, दैट्स व्हाई लिपिड कॉल्ड बाइलेयर। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेडजोन यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसमें भी आज हम पर्टिकुलरली चैप्टर सेल में पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, लेट मी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। हाउ आई विल प्रोवाइड यू द नॉलेज, हाउ आई विल प्रोवाइड यू द कंटेंट। ठीक है, तो उसके फीचर्स जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम फीचर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फीचर्स में से सबसे पहले आता है डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी में क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको जो चीज पढ़ाई जाएगी, जो चीज बताई जाएगी, उसकी डीप तरीके से मीनिंग बताई जाएगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। डायग्राम्स और चार्ट्स के बेस में आपको लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। चार्ट्स चार्ट्स बनाने का फायदा ये होगा कि चार्ट्स बनाने में आपको चीजें कंपेयर करके अच्छे से समझ में आएंगी। चार्ट्स जो है उसमें से कंपेयरिंग जब होती है या जब आप टेबल वगैरह देखते हैं, टेबल की फॉर्म है, तब चीजें अच्छे से रिटेन हो पाती है। तीसरी चीज जो आती है वो है कि कवरिंग पीएमडीसी सिलेबस। पीएमडीसी सिलेबस में हमारे जो जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उस हर एक टॉपिक को हम अच्छे से अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और चौथी चीज जो आती है वो है कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी टेक्स्ट बुक। हर टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ संत या सिर्फ पंजाबी, सिर्फ फेडरल बुक की नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड आपको की जाएगी। आपको हर जो टेक्स्ट बुक है उसके बारे में, उसकी जो कंबाइन नॉलेज है वो आपकी तरफ पहुंचाई जाएगी। ठीक है, जैसे अगर सेल मेम्ब्रेन में अगर कोई ऐसी पॉइंट है जो फेडरल बुक में नहीं लिखी हुई और वो पंजाब बुक में लिखी है, तो वो पंजाब के बुक से लेकर आपके पास पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो कंबाइन एक तरीके से सारी नॉलेज आपकी तरफ पहुंचाई जाएगी ताकि आपको सारे टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको ये लेक्चर देखना पड़े और आपकी सेटिस्फिकेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ही टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है वो आपको कमेंट करके दो। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स वी विल अप्लाई ऑन आवर कंटेंट। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर जो कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेल की डेफिनेशन प्राइमरी से आपने पढ़ी होगी, जो वो है बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। क्योंकि जो भी चीज है वो किससे बनी हुई है, लिविंग जो भी चीज है वो सेल से बनी हुई है। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और एंड लास्ट ऑर्गेनिज्म। तो जब लास्ट में ऑर्गेनिज्म बन जाता है तब उसके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। मेरे अंदर स्टोमक है और उसकी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो जो स्टोमक बना हुआ है वो एक्चुअली सेल से ही बना हुआ है, और वो जो फंक्शन कर रहा है डाइजेशन का, वो भी किसकी वजह से हो रहा है, वो भी सेल की वजह से हो रहा है। तो सेल को बेसिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर भी वही बनाता है और फंक्शन भी परफॉर्म करना उसका ही काम है। दैट इज व्हाई सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी बेसिक डेफिनेशन का मतलब यही है। और जो सेकंड चीज
सेल के बारे में हमें पता होनी चाहिए, वो है इसको डिस्कवर किसने किया था। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक 1665 में। रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल देखा था जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं था। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मटेरियल होता था एक सेल के अंदर, अगर वो एब्सेंट है तो सेल नॉन लिविंग हो जाता है। तो उसने पहला सेल जो देखा था वो स्लाइस ऑफ कॉर्क में देखा था जो कि डेड था। तो उसने पहला सेल स्लाइस ऑफ कॉर्क में देखा था व्हिच वाज डेड, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। तो ये दो पॉइंट्स होगी, एक तो सेल है क्या और सेल को डिस्कवर किसने किया। सेल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे पहले जो सेल किया था डेड था। तो सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। अब हम सेल की थोड़ी फिगर बना लेते हैं, एक बेसिक। इसको हम कहते हैं सेल वॉल, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और ये जो फ्लूइड लाइक रीजन है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम कंबाइन करके कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है इसको कंबाइन करके हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद अगर प्रोटोप्लाज्म में हम सेल मेम्ब्रेन ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में अगर हम सेल मेम्ब्रेन ऐड कर दी तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, या हम ऐसा कह लें कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि वो कहाँ से शुरू होगा? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ये सारा मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो वो कौन सी चीज है? प्रोटोप्लास्ट। जैसे एनिमल सेल उसके अंदर सेल वॉल नहीं है, या माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है तो उसके अंदर भी प्रोटोप्लास्ट होता है, सेल वॉल नहीं होती। तो जैसे बेसिक ओवरव्यू, और इसमें एक और पॉइंट जो बेसिक है वो है कि इसको हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स की बेस पे, ऑर्गेनिजम्स के बेस पे, जो कि एक होता है प्रोकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिजम्स की बेस पे डिफाइन करने का मतलब ये है कि कौन से जो है वो ऑर्गेनिज्म में कितने कितने सेल, नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है। तो यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल होगा, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, जिसमें क्या होगा? एक वन सेल होगा, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आ जाता है एमोबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। और मल्टी सेलुलर में क्या आ जाता है? प्लांट्स और एनिमल्स। This is the basic overview of the cell. Now we will discuss cell theory. अब हम सेल थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसको फॉर्मुलेट किसने की और कौन कौन से साइंटिस्ट उसमें इंक्लूड हैं। तो बेसिक्स ऑफ सेल थ्योरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय एक था मैथायस शेल्डन, दूसरा था थ्योडर शेवान। शेल्डन वाज ए
बोटेनिस्ट, और शिवान क्या था, जूलॉजिस्ट था। इसने अपनी जो हाइपोथेसिस था वो दिया था 1838 में, इसने दिया था 1839 में। इसने बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसने प्लांट्स पे स्टडी की और ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और ये जो थ्योडर शेवान था, इसने 1839 में, इसको ये तो पता था कि सेल्स जो एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं, लेकिन इसने एक एडिशनल चीज ऑब्जर्व की, वो थी कि सेल कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। इसने एक एक्स्ट्रा चीज देखी कि सेल जो है वो मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ है। तो इन दोनों ने बताया कि बेसिकली एनिमल और प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए हैं, और सेल किससे कवर्ड है, मेम्ब्रेन से। और इनका ड्रॉबैक क्या था, वो कौन सी चीज थी जो ये बता नहीं पाए, वो ये थी कि हाउ सेल्स वर फॉर्म्ड। इन्होंने ये तो बता दिया कि प्लांट है वो भी सेल से बना हुआ है और एनिमल है वो भी सेल से बने हैं, उसके बाहर कवरिंग है। इन्होंने ये नहीं पता कि सेल आता कहाँ से एक्चुअली में। तो इस जो ये जो ड्रॉबैक था, इसको खत्म करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू के नाम से 1855 में साइंटिस्ट आया, जिसने बताया कि जो एक सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, जो न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ठीक है, अगर ये एक सेल है और इससे दो सेल बन रहे हैं, ठीक है, तो ये दो सेल आए हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आए हैं ना। तो जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसने बताया कि सेल जो न्यू है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। और इसने अपने अल्फाजों में कहा कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका यही मतलब होता है कि जो न्यू सेल आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेल वाल। तो सेल वाल के बारे में बेसिक चीज़ें ये हैं कि सेल वाल एक मोस्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जिसको सिक्रेट कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल वाल है वो दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में पाई जाती है और प्रोटेक्शन जो होती है वो प्रोवाइड करती है। तो हम बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो सेल वाल के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वो किस किस चीज़ से बनी हुई है वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें सेल वाल के बारे में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सेल वाल, इट इज हार्ड के आप रिजिड स्टफ, जो भी इसमें से आप अल्फाज यूज करें, स्टफ आउटर मोस्ट बाउंड्री। ठीक है, और दूसरी चीज अगर आप इसके बारे में बताना चाहें वो ये हो सकती है कि इट इज आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। और तीसरी चीज वो ये है कि इट इज सिक्रेटेड बाय इट इज सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बनाता कौन है, इसको बनाता भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इसको सीक्रेट करती है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो पॉइंट लिख सकते हैं आप
वो जो है कि ये फाउंड की जाती है, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो these are the basic points of cell wall। अब सेल वॉल के तीन कंपोनेंट्स हैं, सेल वॉल के तीन कंपोनेंट्स जो कि हैं, फर्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और तीसरा है मिडिल लेमिना। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक चीज को। सो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेमिना। सो अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें इनका कंपेयरन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। सो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। इसके जो न्यूक्लियस का बाहर वाली लेयर है, साइटोप्लाज्म बाहर वाली, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, या हम कहें आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल के जो बाहर लेयर पाई जाए इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। और जो प्राइमरी लेयर के जो बाहर एक कॉमन लेयर पाई जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मिडिल लेमिना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आपको डिफरेंस जब हम इसका डिस्कस करेंगे डिफरेंस तब आपको पता चल जाएगा कौन किससे इनर है आउटर है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो जो साइटोप्लाज्म को लेयर कवर करती है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी के जो आउटर है उसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल के जो बाहर कॉमन लेयर है, ठीक है, जो कॉमन लेयर है उसको हम कहते हैं मिडिल लेमिना। अब हम इनका डिफरेंस जानना शुरू करते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल, इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, वो है ट्रू सेल वॉल। क्या है? ट्रू सेल वॉल। अब इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे पहले है इट इज इनर टू मिडिल लेमिना। इनर टू मिडिल लेमिना, ये आपको मिडिल लेमिना कॉमन लेयर दिख रही है। इसके जो इनर है, इसके अंदर जो लेयर है वो कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या होती है? ये एक, हम कह सकते हैं, इलास्टिक होती है और थिन होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती, थिन होती है। और इसके बाद ये किस में पाई जाती है? फाउंड इन यंग सेल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीव्स, ठीक है, पेरेन्काइमा, दीज आर यंग सेल्स एंड लिविंग सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। और चौथी जो पॉइंट हम इसके बारे में लिखें वो ये है कि ये एक, हम कह सकते हैं, बनी किससे हुई है? तो मिड जो प्राइमरी सेल वाला वो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई है।
किससे बनी हुई है? पेक्टिन से बनी हुई है। और लास्ट जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो ये है कि रिड्यूस व्हेन सेल बिकम मैच्योर। जैसे ही सेल मैच्योर बनता जाता है, ये जो प्राइमरी वाल है उसकी जो लेंथ है वो कम होती जाती है, उसकी जो एरिया है वो कम होता जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी सेल वाल पे, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वाल है वो क्या है? ये होगी मिडिल लैमेला, उसके अंदर वाली लेयर कौन सी है? ये होगी मिडिल लैमेला, उसके अंदर वाली लेयर है प्राइमरी सेल वाल, ठीक है। प्राइमरी सेल वाल के जो अंदर लेयर है वो कौन सी है? सेकेंडरी सेल वाल। तो हम कह सकते हैं इनर टू प्राइमरी सेल वाल, इनर टू प्राइमरी सेल वाल, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं ये जो ये इलास्टिक है और थिन है, ये बहुत रिजिड है और थिक है, मोटी सी लेयर है। उसके बाद ये किस में पाई जाती है? फाउंड इन मैच्योर सेल्स, फाउंड इन मैच्योर सेल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें तो ये किससे बनी हुई है? सेकेंडरी सेल वाल, सेल्यूलोज, हेमी सेलुलोज, और जो दूसरी चीज इसमें डिफरेंट आती है वो है एंड लिग्निन। लिग्निन एक ऐसा मटेरियल है जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई सेकेंडरी सेल वाल इज रिजिड एंड थिक, ठीक है। उसके बाद ये किस में पाई जाती है? सेकेंडरी सेल वाल, ये स्केलेरेंकाइमा सेल में पाई जाती है, स्केलेरेंकाइमा, स्केलेरेंकाइमा। और ये नॉन लिविंग जो या डेड जो सेल होते हैं उसमें पाई जाती है, हम कह सकते हैं नॉन लिविंग सेल्स, सॉरी नॉन लिविंग जो चीजें उसमें पाई जाती है, ठीक है, नॉन लिविंग सेल्स में। उसके बाद आ जाता है मिडिल, उसके बाद आ जाती है मिडिल लेमिला, ठीक है। तो मिडिल लेमिला को हम कहते हैं कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स, कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स। ये एक सेल है, और यहाँ पे भी दूसरा सेल आएगा, ठीक है। हम दूसरा सेल अगर यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं तो ये जो लेयर है मिडिल लेमिला, ये इस सेल और इस सेल को डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। और ये सबसे पहले बनती है जब अगर एक सेल है और वो डिवाइड करता है, तो जब डिवाइड करता है तो सबसे पहले कौन सी लेयर बनेगी? यही सेल बनेगी जो इनको डिफ्रेंशिएट करेगी। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज स्टिकी, स्टिकी जेल लाइक, स्टिकी जेल लाइक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। किसके बीच में पाई जाती है? प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वाल्स ऑफ एडजेसेंट, या हम इसको कह सकते हैं नेबरिंग, एडजेसेंट। तो ये दोनों नेबरिंग सेल हैं या एडजेसेंट सेल हम इसको कह सकते हैं। तो इनके बीच में पाई जाती है। ये हो गया सेल वाल, और उसके तीन कंपोनेंट्स पहले प्राइमरी वाल आ गई। प्राइमरी वाल जो होती है वो इनर टू मिडिल लेमिला होती है और वो थिन होती है, ठीक है। वो क्या किस में पाई जाती है? यंग सेल में पाई जाती है, जिसमें पैरेन्काइमा और उन सब में पाई जाती है। वो किससे बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन की। और सेकेंडरी सेल वाला वो किससे बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन की। लिग्निन कोई सेकेंडरी सेल वाल कोई क्या बनाता है? रिजिड बनाता है। उसके बाद मिडिल लेमिला जो कि क्या है? कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो सेल वाल है उसकी बनावट कैसी है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में।
डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? ठीक है, सबसे पहले आता है प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, वो किससे बनी हुई है? उसके बाद आता है अलजी सेल वॉल। अलजी की सेल वॉल किससे बनी हुई है? उसके बाद आ जाता है फंजाई, फंगल सेल वॉल। इसकी बनावट क्या है? उसके बाद लास्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन, और सम प्रोटीन्स भी होते हैं इसके अंदर। अलजी की सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन प्लांट सेल वॉल इसकी बनी हुई है। और इसमें डिफरेंट चीज कौन सी आती है इनकी जगह? पॉलीसेकेराइड आता है, जो कि अलजी की सेल वॉल बनी हुई है। फंगल सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटिन की। काइटिन एक मटेरियल है जो किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। और उसके बाद आता है बैक्टीरियल सेल वॉल, जो किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकेन, जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल में सबसे पहले आता है प्रोवाइड। सेल वॉल क्या करती है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा हम कह सकते हैं इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। जो जब किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब है जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तब वहां पे एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, वाटर सारा सेल के अंदर आ जाएगा। तो तब सेल क्या होगा? बर्स्ट होगा। तब सेल को बर्स्ट होने से कौन सी चीज बचाती है? वो भी क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, और तीसरी चीज जो होती है वो है, तीसरा फंक्शन है वो है डेफिनेट शेप। डेफिनेट सेल को डेफिनेट शेप कौन प्रोवाइड करता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए हैं। डेफिनेट शेप ये प्रोवाइड करती है। और एक चीज इसका और भी है, वो इम्बिबिशन। इम्बिबिशन, ठीक है, इम्बिबिशन का मतलब ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है अगर इसमें वाटर आ जाता है तो ये वाटर से मिल जाती है। ठीक है, और इम्बिबिशन जैसे कोई लकड़ी है और उसमें अगर वाटर कैसे जाता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये भी सेल वॉल भी उसकी तरह इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी सेल्यूलोज के बारे में। और उसके बाद एक ही छोटा सा पॉइंट रहता है जो क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। सेल्यूलोज जो होती है वो किस तरह से अरेंजमेंट सेल्यूलोज की होती है सेल वॉल के अंदर? उसको होती है, सेल वॉल की अरेंजमेंट होती है किस क्रॉस मैनर में? किस क्रॉस मैनर में? इस तरह से। ठीक है, किस क्रॉस मैनर में। और
इसमें क्या होता है, ये किससे बने, आपस में किस तरह से कंबाइन किए हुए हैं, हेल्ड टुगेदर बाय, ये किस तरह से होल्ड किए हुए हैं, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, जो इसको क्या कौन सी चीज प्रोवाइड करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये बस ऐसे याद कर लीजिएगा, इसका ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेलुलोज कौन से मैनर में होती है ये आपको याद रखना चाहिए, किसमें, किस क्रॉस मैनर में, जिसकी स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा कौन सी चीज है, प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब है, ये सेल वॉल का पार्ट नहीं है, सेल वॉल का तीन पार्ट थे, मिडिल लैमेला, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्लाज्मोडेस्माटा हम कहते हैं अगर ये एक सेल है, ठीक है, ये इसके वाल्स हैं, ठीक है, और ये दूसरा सेल है, ये दो सेल है। प्लाज्मोडेस्माटा उसको कहते हैं जो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये भी इसका साइटोप्लाज्म है। अब प्लाज्मोडेस्माटा उसको कहते हैं जो इस सेल के साइटोप्लाज्म को इस सेल के साइटोप्लाज्म से मिलाई, इट इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे इट इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। तो ये बेसिक चीज थी प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को मिलाती है। और हम सेल वाल को कह सकते हैं प्राइमरी वाल प्लस सेकेंडरी सेल वाल प्लस मिडिल लेमिला, क्योंकि सेल वाल के तीनों यही कंपोनेंट्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन एक सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है, सेल का जो लिविंग पार्ट है उसको बचा के रखती है एक्सटर्नल टॉक्सिक मटेरियल से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल की। इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम हैं, जैसे आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो, आप इसको प्लाज्मा लेमा कह सकते हो, क्योंकि मेम्ब्रेन का मतलब लेमा होता है। ये हमने जनरली एक सेल के बारे में बात की। अब अगर हम स्पेसिफाई करें कि एक मसल सेल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, उसकी सेल मेम्ब्रेन को कहेंगे सार्कोलेमा, बिकॉज मसल का मतलब होता है सार्को और लेमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन। तो जो मसल सेल की मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे सार्कोलेमा। इस तरह से न्यूरॉन सेल अगर है, न्यूरॉन सेल की मेम्ब्रेन को हम कहेंगे न्यूरोलेमा। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन का एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के हम पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात आती है कि इसकी लोकेशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड है। तो इट इज इनर और beneath टू सेल वॉल। अगर प्लांट सेल या बैक्टीरियल या algae या फंगल सेल है तो उसके बाहर सेल वॉल होगी, और उस सेल वॉल के अंदर होगी वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। अगर एनिमल सेल है तो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री भी क्या होगी, वो सेल मेम्ब्रेन ही होगी।
अगर दूसरी चीज इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहें वो है इट इज बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसको हम प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री कहते हैं। और तीसरी जो चीज है वो है इट इज आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री। आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री प्लांट सेल में या फंजाई वगैरह में कौन सी है, सेल वाल है, लेकिन आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री कौन सी है, उनमें भी सेल मेम्ब्रेन ही होगी। और अगर अगर एनिमल सेल या माइक्रोप्लाज्मा है तो उसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री भी सेल मेम्ब्रेन होगी और उसमें लिविंग आउटर मोस्ट भी सेल मेम्ब्रेन होगी। और ये क्या करती है, इट सेपरेट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, फाउंड इन both prokaryotic and eukaryotic cell। तो ये हो गई बेसिक चीजें सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, वो ये है कि सेल के भी मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी मेम्ब्रेन होती है, प्लास्टिड की भी मेम्ब्रेन होती है, और क्लोरोप्लास्ट की भी मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की भी मेम्ब्रेन होती है। तो मेरा मतलब कि जो ऑर्गेनेल्स हैं और जो सेल की मेम्ब्रेन है, उन सेल और ऑर्गेनेल्स के सबके मेम्ब्रेन्स की जो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सबकी सेम है। ऐसा नहीं कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसकी मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है वो दूसरे किसी मटेरियल से बनी हुई है, सेल की मेम्ब्रेन दूसरे किसी मटेरियल से बनी हुई है। तो जो सबकी कंपोजिशन है जिसमें मॉलिक्यूल्स जिससे सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है वो सबकी सेम है, वो सबके मॉलिक्यूल्स, वो सारे मॉलिक्यूल्स सबके सब में सेम है। तो हम इस चीज को लिखेंगे कि ऑल बायोलॉजिकल membranes have same molecular organization। सब मेम्ब्रेन्स सेम ही मॉलिक्यूल से बनी होगी, फिर वो चाहे ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स हो या किसी सेल की मेम्ब्रेन्स हो। अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मेम्ब्रेन में कौन से हैं। तो सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो मेडअप ऑफ डबल लेयर या हम इसको कह सकते हैं बाय लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, एक तो लिपोप्रोटीन से और थोड़ा सा अमाउंट किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स का है। कार्बोहाइड्रेट जो इसमें होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में। अगर हम लिपिड को स्पेसिफाई करना चाहें तो लिपिड कौन सी होती है, फास्फोलिपिड। ठीक है, ये तो हमने जनरल बात की कि सारे मेम्ब्रेन्स की कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। अब कंपोजिशन का परसेंटेज क्या है, अगर लिपिड की कंसंट्रेशन कितनी है और लिपिड का परसेंटेज कितना है, प्रोटीन का परसेंटेज कितना है, कार्बोहाइड्रेट का कितना है, तो हम परसेंटेज डिस्कस कर लेते हैं।
परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले आता है लिपिड। लिपिड की जो कंपोजिशन होती है वो होती है 60 से 80%। 60 से, सॉरी, प्रोटीन प्रोटीन की जो कंपोजिशन होती है वो 60 से 80% होती है। जब इसकी कंपोजिशन ज़्यादा होगी तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज़्यादा। दूसरी चीज़ आती है लिपिड। लिपिड होती है 20 से 40%, और इसकी मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा। और तीसरी चीज़ आती है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इन ट्रेस अमाउंट्स, बहुत ही कम अमाउंट में होता है कार्बोहाइड्रेट। और ये किस फॉर्म में होता है, एक तो ये ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में हो सकता है, ओलिगोसैकेराइड फॉर्म, या ये कंजुगेटेड फॉर्म है जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गई परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सबकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की और सेल मेम्ब्रेन की भी होगी। ठीक है, अब हम एक छोटी सी इसकी बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से लिपिड और प्रोटीन इसमें होती है। ये जो हेड है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ये जो फास्फोलिपिड लिपिड है, ये क्या है, ये लिपिड है, ये प्रोटीन्स है। ठीक है, और इसके ऊपर एक भी चीज होती है, छोटे छोटे इस तरह के, जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इस तरह से। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये लिपिड है। लिपिड के दो लेयर हैं। लिपिड की एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये हो गई। और ये क्या है, लिपिड का भी हेड है, फास्फोलिपिड का हेड है, जो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। इसका मतलब है वाटर लविंग। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग तभी होगा जब ये क्या होगा, पोलर होगा, क्योंकि वाटर पोलर है। अगर ये पोलर होगा तभी ये वाटर लविंग होगा। और ये भी क्या है, हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि ये भी हेड है, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और ये जो बीच में से आ रहे हैं आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है टेल। इसको कहते हैं हम हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, ये क्या है, टेल है। और ये क्या है, नॉन पोलर है। टेल क्या है, नॉन पोलर है, और हाइड्रोफोबिक इसको हम कहते हैं। ये दोनों क्या है, ये भी हेड है और ये भी हेड है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। इसको हम कहते हैं वाटर फियरिंग। इनकी वाटर से नहीं बनती, इसलिए इनको बीच में रखा गया है नेचुरली। और ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। इसको वाटर से बॉन्ड बनाने के लिए, या वाटर से इनकी इनकी बनती है, तभी इसको दोनों इनर साइड और आउटर साइड पे रखा गया है, दोनों हेड्स को। और इनके अंदर क्या इंसर्ट किया हुआ है, एक तो प्रोटीन है और दूसरा क्या है, इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, हमने रिव्यू ले लिया इसकी फिगर का। तो इस तरह से बायोलेयर होती है लिपिड की। अब हम एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल कैसे इसके अंदर होती है, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और इसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती है, इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक। तो एक फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं।
तो ये मैंने के स्ट्रक्चर बना ली। अब हम इसमें पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती है। पेरिफेरल प्रोटीन उसको कहते हैं जो लिपिड की जो बाहर लेयर है उसकी साइड पे है जो, और जिसका कनेक्शन हो वो लूज कनेक्शन हो, लूजली एसोसिएटेड हो, ठीक है। और इसको अगर हम रिमूव करना चाहें तो आसानी से साइड से खींच के रिमूव कर सकें, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। क्या कहते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। इसको मैं शॉर्टकट में पीपी लिख देता हूँ, क्योंकि इसका लूज एसोसिएशन है किससे? इससे, लिपिड बायलेयर से। इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, और इसके लिए इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव, क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है, ठीक है। और दूसरे किस्म की है प्रोटीन जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, आईपी। इंटीग्रल प्रोटीन ये इसके अंदर एम्बेडेड होती है, ये टाइटली अटैच होती है लिपिड बायलेयर से, इसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये इसमें इंटीग्रल हुई हुई होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रल, या इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक। और पेरिफेरल, पेरिफेरल को हम क्या कहते हैं? जो सही ठीक से एक्सट्रैक्ट हो सके, तो इसको हम कहेंगे एक्सट्रेंसिक। और इसको हम कहेंगे इंट्रेंसिक, और या इंटीग्रल, और इसको हम कहेंगे पेरिफेरल और इंट्रेंसिक। इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं जो लूजली अटैच हो, लूजली अटैच टू लिपिड बाइलेयर, और या जो साइड वे पे अटैच हो, इसको भी ऐसे भी हम कह सकते हैं। और दूसरा इसको कहते हैं इट इज इजी टू रिमूव, ठीक है। तो ये होगी पेरिफेरल प्रोटीन जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। और दूसरी इंटीग्रल जो क्या है? एम्बेडेड है, या इसको हम कहते हैं डिफिकल्ट टू रिमूव, ठीक है। इसको, ये इंटीग्रल है, ये भी इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल है इसको हम रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है, ये भी इंटीग्रल का पार्ट है जिसको हम कहते हैं कंप्लीटली इम्बेडेड। इंटीग्रल के दो पार्ट है, एक है पार्शियली इम्बेडेड और दूसरा है कंप्लीटली इम्बेडेड। जो कंप्लीटली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाए उसको हम कहते हैं कंप्लीटली इम्बेडेड। जैसे ये है, ये एक प्रोटीन है, ये भी आईपी है, और ये क्या है? कंप्लीटली इम्बेडेड है। तो जो कंप्लीटली इम्बेडेड हो वो इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कंप्लीटली इम्बेडेड हो, ठीक है। जो दोनों लिपिड बाइलर को क्रॉस कर जाए उसको हम कहते हैं टनल प्रोटीन। सबसे पहले इंटीग्रल प्रोटीन उसको कहते हैं जो एम्बेडेड हो, लिपिड बाइलर के अंदर एम्बेडेड हो। और वो एम्बेडेड प्रोटीन जो कंप्लीटली एम्बेडेड हो, ठीक है, वो प्रोटीन जो कंप्लीटली एम्बेडेड हो उसको हम कहते हैं टनल प्रोटीन। जैसे ये सिर्फ एक ही लिपिड बाइलर के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो ये पार्शियली एम्बेडेड है। ये दोनों को क्रॉस कर रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं टनल प्रोटीन। उसके बाद बात आती है कि ये जो चीजें आपको दिख रही है, ये कार्बोहाइड्रेट, ये किससे अटैच हुआ हुआ है? लिपिड से। तो इसको हम कंजुगेट एक बनेगा, उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये किससे मिला हुआ है? प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन? पेरिफेरल प्रोटीन। इसको हम कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होगी। और ये क्या है? ये आपको ये दिख रही है प्रोटीन को छोड़ के, ये आपको दिख रही है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इंड, जो कि क्या है? पोलर है। और इसको क्या कहते हैं हम? पोलर। और इसको हम कहते हैं वाटर लविंग, पोलर या वाटर लविंग। वाटर लविंग के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो टेल्स आपको दिख रही हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, और इसको कहते हैं नॉन पोलर और वाटर फियरिंग। और ये क्या है? टेल है। ये क्या है? हेड है।
ये एक लेयर होगी, ये दूसरी लेयर होगी। एक लेयर होगी हाइड्रोफिलिक, दूसरी होगी हाइड्रोफोबिक। दैट्स व्हाई लिपिड का बायलेयर। लिपिड क्या है? बायलेयर है। और एक और चीज, जो जो ये हाइड्रोफोबिक है, इसको हम लिपोफिलिक भी कह सकते हैं, क्योंकि लिपिड भी नॉन पोलर है, तो इसको लिपोफिलिक भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल। स्टीरोल इज अ पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करती है? ये जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन को। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब एक चीज और आती है इसमें, वो क्या है? वो है कि ये जो लिपिड के हेड या टेल पड़े हैं, जो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ये मूवमेंट करते हैं इस तरह से। ये इसकी जगह जाता है, ये इसकी जगह आता है, तो ये सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं। कभी कभी ये इसकी तरफ आ जाता है और ये इसकी तरफ आ जाता है, तो ये सारी मूवमेंट्स होती है। इसको, ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल इसकी तरफ आ रहा है और ये इसकी तरफ जा रहा है, एक ही मेम्ब्रेन में। ठीक है, एक ही मेम्ब्रेन में अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उसको हम कहते हैं लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं कि लेटरल मूवमेंट क्या होती है। लेटरल मूवमेंट वो होती है जो विद इन वन लिपिड बायलेयर। विद इन, इसके अंदर जो, ये जो एक लिपिड बायलेयर है, इसके अंदर ही मूवमेंट हो। विद इन दिस, तो विद इन वन लिपिड बायलेयर। और ये जो मूवमेंट हो रही है बिटवीन टू लेयर्स, बिटवीन टू लेयर्स, इसको हम कहते हैं फिलिप फ्लॉप मूवमेंट। फिलिप फ्लॉप मूवमेंट। ये फिलिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है? इसमें क्या होता है? बिटवीन टू लिपिड बायलेयर्स, बिटवीन टू लिपिड बायलेयर्स। ठीक है, तो जो ये फिलिप फ्लॉप मूवमेंट हो रही है, इसको हिंडर करने के लिए ये आ जाता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि ये मूवमेंट ना हो पाए। और फिलिप फ्लॉप मूवमेंट को हिंडर करने के लिए जो चीज आती है, उसको हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। तो इसके, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है तभी ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो है कि प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन हमने डिस्कस की, पार्शियली एम्बेडेड, कंप्लीटली एम्बेडेड। अब प्रोटीन किस फॉर्म में आ सकती है? जैसे कि कैरियर के फॉर्म में आ सकती है, जैसे ग्लूकोज को कैरी करना सेल से बाहर, सेल से अंदर। और चैनल के फॉर्म में काम आ सकती है, गेट्स के फॉर्म में काम आ सकती है। दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। उसके बाद एक समरी, जैसे लिपिड का क्या काम है, कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, और प्रोटीन का क्या काम है, और एक और चीज जो कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट। लिपिड का काम है फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी को मेंटेन करना। ठीक है, ये लिपिड बायलर है, ये सारी एज ए फ्लूइड तौर बिहेव करती है। जब आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि लिपिड जो है वो एज ए फ्लूइड तौर इसमें काम आती है। और कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? अभी आपने पढ़ा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ये सारे एक एक जो है बायोमोलिक्यूल, इसका हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोटीन का काम क्या है इसमें? सिलेक्टिविटी प्रोवाइड करना, कि कौन सी चीज को सेल के अंदर लेके आना है, कौन सी चीज को बाहर लेके आना है, तो ये रेगुलेटरी काम करती है। और कार्बोहाइड्रेट का काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए इसके। अब हम डिस्कस करेंगे जो मॉडल्स हैं दो, उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसका फंक्शन और ट्रांसफर वगैरह देखेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड दो ही मॉडल्स हैं, एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट मेम्ब्रेन। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को दूसरा कहा जाता है सैंडविच मॉडल। ये दिया
दिया था J.G. रॉबर्टसन। इसने बताया कि जो इसमें लिपिड बाइलेयर है वो प्रोटीन के बीच में सैंडविच की हुई है। तो इसने बताया कि सेल मेम्ब्रेन which is composed of lipid bilayer is sandwiched between inner and outer layer of proteins। इसने कहा कि जो लिपिड है वो लिपिड है वो प्रोटीन के दोनों लेयर्स के बीच में सैंडविच की हुई है। जैसे ये एक प्रोटीन की लेयर है जिसे हम आउटर मानते हैं, ये इनर है, तो लिपिड जो है वो इसके बीच में है। मतलब जैसे सैंडविच होता है तो इस तरह से। और जैसे हम इसको इजीली समझे तो ये एक लिपिड प्रोटीन की लेयर आउटर, ये इनर, तो इसके बीच में जो चीज़ है वो क्या है, वो लिपिड है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि बाहर लिपिड की लेयर है और उसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड की हुई है, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअल में बाद में हमें पता चला कि प्रोटीन लिपिड होती है, लिपिड के अंदर प्रोटीन एम्बेडेड की होती है। इसमें बता रहा है कि पहले प्रोटीन के बीच लिपिड है वो एम्बेडेड की हुई है उसके बीच में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका ड्रॉबैक क्या था कि ये ट्रांसपोर्ट को भी नहीं बता पाए कि सेल में ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, चीजें कैसे बाहर जाएंगी, कैसे अंदर आएंगी, क्योंकि इन्हें ठीक से पता है स्ट्रक्चर का भी नहीं था, तो ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से बता पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक मॉडल था जिसे हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसमें जो मेम्ब्रेन है उसको कहा गया है यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये किसने प्रपोज की थी, J.G. रॉबर्टसन, और इसको कहा जाता है सैंडविच मॉडल, जिसने बताया कि जो लिपिड है वो प्रोटीन के बीच में सैंडविच की गई है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था सिंकर एंड निकलसन ने 1972 में। इन्होंने कहा कि जो लिपिड है वो एक फ्लूइड लाइक है, लिपिड एक फ्लूइड है और प्रोटीन उसके अंदर एम्बेडेड की हुई है। जो हम अभी एक्सेप्टेड वन यही है, और ये कौन सा है, नॉट एक्सेप्टेड करेक्टली। और अभी ये इसको करेक्ट किया गया। इसने बताया कि जो लिपिड है एज ए फ्लूइड तो बिहेव करती है, और इसमें प्रोटीन क्या होती है, एम्बेडेड की होती है। जैसे इन्होंने अपने अल्फाज में बताया कि जो लिपिड है वो एक सी की तरह है, और उसमें जैसे आइसबर्ग होते हैं, आइसबर्ग, तो वो प्रोटीन है वो उसमें आइसबर्ग की तरह है। तो इन लोगों की स्टेटमेंट क्या थी कि जो लिपिड है वो एक फ्लूइड लाइक है और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड किए हुए हैं। तो इनके मुताबिक जो लिपिड है, लिपिड इज ए फ्लूइड स्टेट। लिपिड क्या है, फ्लूइड स्टेट है, और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन्स, और ये कंटिन्यूस है, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। लेकिन प्रोटीन है, प्रोटीन्स आर नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन ये मोज़ेक की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रोटीन्स आर नॉट कंटिन्यूस बट आर embedded in mosaic manner। मोज़ेक के फॉर्म में एम्बेडेड है, जिस तरह से हमने पहले देखा था कि इस तरह से स्ट्रक्चर थी। तो यहाँ पे कंटिन्यूस कौन सी चीज है, ये लिपिड है वो कंटिन्यूस है, और ये डिसकंटिन्यूस है जो कि लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, तो इसको और एक और भी अल्फाज दिया जाता है, इसको कौन सा मॉडल, सी आइसबर्ग, सी आइसबर्ग मॉडल, जिसमें इन्होंने सी किसको बताया है, लिपिड को, और आइसबर्ग प्रोटीन को। ठीक है, तो ये एक मॉडल क्या है, एक्सेप्टेड वन है, और ये मॉडल, इस मॉडल के बाद हमें ट्रांसपोर्ट वगैरह के हम काबिल है। तो ये हो गए दो मॉडल्स। तो अब हम जिस चीज को देखते हैं वो है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, वो है ट्रांसपोर्ट करना। चीजों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेल के अंदर कैसे करनी है, कौन कौन सी चीजें सेल के अंदर लेके आनी है, कौन कौन सी चीजें सेल से बाहर लेके आनी है, और उनका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, और उनके ग्रेडियंट कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन रेगुलेट करता है, ये सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है। तो ये चीजों को सिलेक्ट करके फिर सेल के अंदर भेजती है। ऐसा नहीं कि हर चीज को ही भेज दे। जैसे सेल में वाल जो थी वो एक परमिएबल थी, वो हर चीज को अलाउ करती थी। ऐसा ऐसा उसके लिए भी नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स आ जाएं तो उनको सेल वाल भी अलाउ नहीं करती, लेकिन जो बहुत सारी चीजों को सेल वाल परमिएबल है उनको परमिट करती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर, चीजों को सिलेक्ट करके फिर सेल के अंदर इंटर होने की इजाजत देती है। फिर वो वेरी करता है कि मॉलिक्यूल कितना है, उस तरीके से वो सेल के अंदर इंटर होते हैं। जैसे वाटर है तो वो अलग तरीके से इंटर होगा, उसका प्रोसेस अलग है। अगर गैस मॉलिक्यूल्स हैं या और दूसरे सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका जो दूसरा मेथड ऑफ जो है वो है डिफ्यूजन वगैरह है। तो सबसे पहले जो एक मेथड है जिस तरीके से सेल के अंदर चीजें आती हैं या सेल से बाहर जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन जिनको रेगुलेट करती है, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजों का जाना नेचुरली। तो जैसे अगर ये एक सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है, इसको हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, जब हाई कंसंट्रेशन होगी तब इनकी मूवमेंट क्या होगी, अलोंग द ग्रेडियंट, मींस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं अलोंग द ग्रेडियंट। डिफ्यूजन उसको कहते हैं जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन जाए और नेचुरली जाए, उसको कहते हैं हम डिफ्यूजन। तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, जैसे यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, गैसेस, और दूसरा सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से मूवमेंट करेंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन की तरफ। इनकी यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये वहां जाएंगे जहाँ के कंसंट्रेशन कम हो, जहाँ जो कंसंट्रेशन की कम कहाँ है अंदर, तो ये बाहर से अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, जो कि अलोंग द ग्रेडियंट होगी। इसके बाद जो चीज आती है वो है ऑस्मोसिस। इट इज स्पेशल केस क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है, वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अगर वाटर इसके सेल के अंदर इंटर हो रहा है, ठीक है, तो वाटर की ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन वाटर की हो, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस कहते हैं उसको है जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन हाई हो और वो वाटर मूव कहाँ करे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अगर वाटर इसके अंदर जा रहा है तो इसका मतलब बाहर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, और वाटर अंदर जा रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। और वाटर अगर सेल के अंदर एंटर हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का कौन सा पार्ट, एंडोऑस्मोसिस। क्योंकि हो रही है ऑस्मोसिस तो हो रही है क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है वाटर, लेकिन एंडो क्यों आया है, क्योंकि वाटर की जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर है। ठीक है, अगर वाटर सेल के अंदर है, अगर हम दूसरी कंडीशन लेते हैं जहाँ पे वाटर जो है वो अंदर ज्यादा है, ठीक है, तो वाटर कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, क्योंकि हायर टू लो जाएगा, तब भी इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब ये वाटर कहाँ गया, बाहर, तो सेल से बाहर जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। मूवमेंट वाटर की कहाँ हो रही है, सेल से बाहर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सोऑस्मोसिस। अगर वाटर सेल के अंदर जा रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस। और ये सारे प्रोसेस को मिला मिला के क्या कहते हैं, जहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर की हाई से लो की तरफ जाए उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, एक डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये दोनों क्या है, अगर हम डिस्कस करेंगे, ये क्या है कि एक है डिफ्यूजन, दूसरी है ऑस्मोसिस, और तीसरा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये तीनों जो मेथड्स हैं, ये
पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ चीजें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन नेचुरली जाती है, ठीक है। बाकी जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसको भी हम फैसिलिटी डिफ्यूजन अभी हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। करते हैं फैसिलिटी डिफ्यूजन। फैसिलिटी डिफ्यूजन का मतलब है जो चीजें हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाए। और एक और चीज आई है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब है उनको कोई चीज फैसिलिटेट करे, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तो चीजें जाना चाहती हैं, लेकिन उनको एक चीज फैसिलिटेट करती है जो उनको हायर कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन तक पहुंचाती है। जैसे एक ये है, यहाँ पे पोर है एक, ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, ये तो बड़े हो गए। यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन है, तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं हायर कंसंट्रेशन वाले, ये सब इस पोर से गुजरते हुए लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो ये एक फैसिलिटेट कर रहा है। फैसिलिटेट कौन कर रहा है? एक पोरेंट्स, एक पोर, ठीक है, एक पोर है जो इनको फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन। एक चैनल है जो कि इनको चैनलाइज कर रहा है कि आप हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएं। तो ये लो कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं थ्रू पोर या चैनल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फैसिलेशन, ठीक है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, और इनमें फैसिलेशन हो रही है। और जो सेकंड चीज फैसिलिटेट में आती है, यहाँ पे एक चैनल है जो इनको चैनलाइज कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज जो इसमें आती है वो एक कैरियर। कैरियर में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें आ रही है, लेकिन इसमें कैरी करता है मॉलिक्यूल्स को। पोर में क्या होता है? अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल्स, अब इसके बीच में एक पोर है और इसमें से मॉलिक्यूल गुजर जाएगा और साइटोप्लाज्म में जाके गिरेगा। मतलब इसमें चैनल है और सीधा जाके साइटोप्लाज्म में गिर रहा है। और इसमें क्या है? इसमें इस तरह से, जैसे अगर ये एक कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, कैरियर प्रोटीन क्या करेगी? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को बिठाएगी और फिर इस तरह से रोटेट करेगी। रोटेट करेगी जब, तब इसका जो ऊपर वाली साइड होगी वो नीचे चली जाएगी, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो भी मॉलिक्यूल उसमें हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में यहाँ से चलाएगा। तो जो कैरियर प्रोटीन में जो मूवमेंट हो रही है वो थ्रू रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो कैरियर में रोटेशन की हो रही है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स, ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल ये खुद इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें इसकी खुद की रोटेशन की मूवमेंट हो रही है, ये कैरी कर रहा है इसको। इसमें कैरी वगैरह कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोटीन के बीच में एक पोर है, जिस तरह से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें कैरी कर रहा है, ठीक है। ये सारा इस तरह से उलट जाएगा जब ये इसमें, जब ये मॉलिक्यूल्स को उठाएगा, कैरी करेगा तब। तो इसको ये क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है। ये भी फैसिलिटेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल यहाँ से ना यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको फैसिलिटेट कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि डिफ्यूज होके जा रहे हैं। तो यहाँ पे फैसिलेशन हो रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। अब आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं जिसमें, जिसमें क्या हो? एनर्जी रिक्वायरमेंट हो। ये भी क्या था? ये भी एक पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही, ये भी पैसिव है क्योंकि चीजें हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इसमें जो चीजें हैं वो लो से हाई जाएंगी। ऑब्वियसली जब लो से हाई चीजें जाएगी तब उनको क्या होगा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें क्या होगा? लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन चीजें मूव करेंगी। और तीसरी चीज इसमें क्या है? अगेंस्ट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या था? कि चीजें हाई से लो जाएं, और इसमें अगेंस्ट ग्रेडियंट का मतलब है चीजें लो से हाई जाएं, ठीक है। तो ये होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल ये हम ले रहे हैं, जैसे अगर ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा थे और इसमें से मॉलिक्यूल अंदर आ गए, हायर कंसंट्रेशन से लो में आ गए। अब हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो लो वाले, लो यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, तो लो से हम हायर की तरफ इसको वापस वापस पहुंचाने की कोशिश करें। तब हम क्या करेंगे? ये जो लो कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल हैं, इनको हम एनर्जी लगा के बाहर फेंकेंगे। बाहर फेंक दिया हमने, तो इसमें जो एनर्जी लगी, ठीक है, एनर्जी से हमने इस मॉलिक्यूल को बाहर फेंक दिया,
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यही डिफरेंस है कि फैसिलिटेटेड में एक मॉलिक्यूल हायर से लो में जाता है थ्रू फैसिलेशन, और इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लो से हाई चीज़ें जाती हैं, और इसमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका एग्जाम्पल आता है, इसमें क्या होता है, एटीपी एटीपी रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और इसमें कैरियर चीज़ें जो होती हैं, जैसे ये चीज़ को कैरी कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द कैरियर जो प्रोटीन उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो कैरियर होते हैं मोस्टली उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट उनका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, और उसके बाद हम दूसरे फंक्शंस पढ़ते हैं सेल में। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में क्या होगा, चीज़ों की मूवमेंट कहाँ से होगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। इसमें क्या होगा, दूसरी पॉइंट के इसमें अलोंग द ग्रेडियंट, और इसमें क्या होगा, अगेंस्ट ग्रेडियंट। इसको हम कहते हैं अपहिल मूवमेंट, सॉरी डाउन हिल मूवमेंट। इसको हम कहते हैं अपहिल मूवमेंट। इसका एग्जांपल कौन सा है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, और तीसरी चीज है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इसमें एटीपी होगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी तभी मूवमेंट पॉसिबल होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट में जो पार्ट है वो सब आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब दूसरे फंक्शंस जो सेल मेम्ब्रेन के हैं वो हम डिस्कस करते हैं। दो और चीज़ें जो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पता होनी चाहिए वो हैं एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ये क्या होता है, अब ये दोनों कौन से प्रोसेस के में आते हैं, ये भी है एक्टिव प्रोसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, अगर ये सेल है, ठीक है, और इसमें से एक ये मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, और इनको सेल से बाहर निकालना है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इस तरह से इन्वेजिनेट हो जाएगी और इसको इस तरह से लेके आएगी, और फिर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और सेल मेम्ब्रेन इसी सेम सिचुएशन में आ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, सेल एक्सोसाइटोसिस हो रही है, मतलब सेल से चीजें बाहर जा रही है, और इसको हम कहते हैं सेल वोमिटिंग, सेल वोमिट कर रहा है, या सेल एक्सक्रीटिंग, सेल एक्सक्रीट कर रहा है। ये तीनों चीजें एक्सोसाइटोसिस के लिए हम कहते हैं। और दूसरी जो चीज है वो कौन सी है, एंडोसाइटोसिस, जिसमें चीजें जो हैं वो सेल के अंदर आती है। तब इसकी सेल की मेम्ब्रेन कैसे इस तरह से हो जाएगी और इस मटेरियल को अंदर लेके आएगी, और फिर ये इस तरह से अंदर आ जाएगा, और फिर सेल मेम्ब्रेन अपनी सेम पोजीशन में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोसाइटोसिस, यहाँ पे चीजें सेल के अंदर अंदर जा रही है, और इसमें भी दो पार्ट हैं एंडोसाइटोसिस के, एक है पिनोसाइटोसिस और दूसरा है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस इसमें सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस इसको कहते हैं, मतलब सेल उन मॉलिक्यूल्स को ड्रिंक करके अंदर लेके आता है, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, और इसको हम कहते हैं सेल को ये कौन सी चीज फॉर्म में चीजों को लेके आता है, सॉलिड फॉर्म में, और ये चीजों को लिक्विड फॉर्म में सेल के अंदर लेके आता है।
लिक्विड फॉर्म में जब लेके आता है तब इसको कहते हैं सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। ड्रिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से सेल लिक्विड फॉर्म में चीजों को अंदर लेके आता है, और ये फेगोसाइटोसिस वो पार्ट है एंडोसाइटोसिस का जो सॉलिड फॉर्म में चीजों को अंदर लेके आता है, और इसको हम कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसके थोड़े से फंक्शन रह गए वो हम डिस्कस करते हैं। दूसरे फंक्शंस जो सेल मेम्ब्रेन के हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एक हो गया ट्रांसपोर्ट जिसको हमने डिटेल में पढ़ा, और दूसरे फंक्शंस हैं जैसे एक है पीएच स्टेबलाइजेशन। पीएच स्टेबलाइजेशन, पीएच को स्टेबलाइज करना, ये भी एक सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। पीएच को स्टेबलाइज कैसे करती है, जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि आयन आयन को अंदर लेके आती है तो उससे पीएच स्टेबलाइज होती है, ठीक है। तो वैसे पीएच होती है कि कितनी है, 7 से लेकर 7.4 से 4। साइटोप्लाज्म की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.0 से 7.4 तक, ठीक है। ये होती है न्यूट्रल, न्यूट्रल में काउंट होती है ये। एक्चुअल में पीएच इतनी होती है, और अगर से बढ़ गई या कम होगी तो वो ना आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको कम या ज्यादा करके वो उसको स्टेबलाइज कर देगी पीएच को। और तीसरा जो इसका काम है वो है ऑब्वियसली सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। और चौथी जो चीज है वो है रेगुलेट करना मटेरियल्स को, रेगुलेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हमने ऑफ मटेरियल्स, जिसको हमने ट्रांसपोर्ट में डिटेल से पढ़ा। उसके बाद जो इसका काम आता है वो क्या, एटीपी सिंथेसाइज। एटीपी सिंथेसाइज। अब हम कोई रिव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने सेल पढ़ा। सेल के बारे में शुरू के बातें पढ़ी जो कि थी बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हम सबको पता है। और उसके बाद लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, फर्स्ट नॉन लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म के बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन की। उसके बाद हमारे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी किसने थी, शेल्डन और शिवान। शेल्डन था वो बोटनिस्ट था जिसने कहा कि सेल ऑल प्लांट सेल आर मेड अप कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और शिवा ने कहा कि सेल इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन्होंने मिला के एक सेल थ्योरी दी। और इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल एक्चुअली में आता कहाँ से, उसको ठीक किया रुडोल्फ विर्को में 1855 में, जिसने बताया कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। उसके बाद हमने चीज़ पढ़ी, बेसिक ओवरव्यू लिया यूकैरियोटिक सेल का, और उसके बाद हमने चीज़ स्टार्ट की अपनी सेल वाल। सेल वाल को हमने कहा कि इसको सिक्रेट करने वाला कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सारी बेसिक चीज़ें इसके बारे में डिस्कस की। उसके बाद हमने इसके 3 कंपोनेंट डिस्कस किए जो कि था मिडिल लेमिला, प्राइमरी मेम्ब्रेन और सेकेंडरी मेम्ब्रेन। मिडिल लेमिला क्या है, सिमेटिंग लेयर है और स्टिकी जेल लाइक मटेरियल, कनेक्शन बिटवीन टू लेयर है, टू सेल्स है, एडजेसेंट सेल्स की उनके बीच में पाई जाती है। और डिवाइड जब सेल होते हैं तब उसके बीच में सबसे पहले जो लेयर बनती है वो यही बनती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्राइमरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल को हम ट्रू सेल वाल कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, इनर टू मिडिल लेमिला, ठीक है। ये किस में पाई जाती है, यंग सेल्स में पाई जाती है, पेरेंट सेल। और ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। और जो जब इसमें डिपोजिशन होती है तब वो सेकेंडरी सेल वाल में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडरी सेल वाल क्या होती है, सेकेंडरी सेल वाल एक इनर टू प्राइमरी वाल होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लिग्नेंट की बनी होती है, उसमें एक्स्ट्रा चीज ये। और ये किस में होती है, मैच्योर सेल्स में होती है और स्केलेटन कायमा सेल में होती है। और उसके बाद हमने इसका फंक्शन पढ़ा जो कि है ऑस्मोटिक लाइसिस बचाती है, डेफिनेट शेप देती है, प्रोटेक्शन सपोर्ट देती है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से इसकी कंपोजिशन क्या है वो हमने पढ़ी। और उसके बाद हमने हमारे सेल मेम्ब्रेन की तरफ जिसकी बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की, इट इज आउटर बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इट सेपरेट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, जो सारे मेम्ब्रेन्स है उसकी कंपोजिशन सेम है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। लिपिड का जो रेशियो वो 20 to 40% है। प्रोटीन है वो क्या करती है, सिलेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, और उसका जो रेशियो वो है 60 to 80%। और कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट ट्रेस अमाउंट में। और उसके बाद हमने देखा कि ये बना कैसे हुआ है,
मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिसमें इंटीग्रल प्रोटीन है, एक्सटेंसिव प्रोटीन, जिस चीज़ को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकें, जो लूज एसोसिएशन रखे, लूजली अटैच हो, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रोटीन। और इसके बाद दूसरी आती है इंटीग्रल जो एम्बेडेड हो उसके अंदर, और जो डिफरेंट डिफिकल्ट टू रिमूव हो, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक। और फिर उसके बाद हम चीज़ जिसमें आए वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हमने तीन चीज़ें डिस्कस की पैसेज में, जो एक थी डिफ्यूजन, और उसके बाद हम आए ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और उसके बाद जो चीज़ आई वो आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसमें हमने तीन चीज़ें डिस्कस की। अपल मूवमेंट, जिसमें लो से हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें जाती हैं, और दूसरी एक्सोसाइटोसिस, जिसमें सेल वोमिट करता है या सेल एक्सक्रीट करता है चीज़ों को। और तीसरी जो चीज़ है वो है एंडोसाइटोसिस, जिसमें चीज़ें सेल के अंदर आती है, और अगर उसको सेल लिक्विड फॉर्म में ड्रिंकिंग प्रोसेस करके लेके आता है, उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। और सॉलिड फॉर्म में या जो उसको सेल ईटिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, उसको उस चीज़ से अंदर लेके आता है, तो उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। उसके बाद हम इसके फंक्शन के बारे में आए, जो पीएच स्टेबलाइज करता है, सपोर्ट एंड मूवमेंट देता है, और नर्व इम्पल्स कंडक्ट करने में मदद देती है। सो ये सारे फंक्शन हो गए। सो दैट्स ऑल द रिव्यू फ्रॉम आवर फर्स्ट क्लास। दिस इज द पार्ट 1, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म से शुरू करेंगे, और दूसरे जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में खत्म करें, ताकि आगे वाले चैप्टर्स की तरफ हम बढ़ सकें, क्योंकि हमें चीज़ छोड़नी भी कोई नहीं है, और जो पीएमटी सिलेबस है उसको भी फॉलो करके चलना है। तो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो 3 लेक्चर्स मेरे ख्याल में मैक्सिमम हो जाएंगे इस चैप्टर को रेडी करने के लिए। तो स्टे कनेक्टेड, और मैं आपको यही कहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू ऑन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मैंने जो इतनी एफर्ट लगाई है इस लेक्चर में, वो किसी को समझ में आया है कि नहीं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप अपना बुक रीड करिएगा, उसमें आपको कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ठीक है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।